हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस वीडियो में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, चैनल प्रोटीन्स क्या होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो फैमिलीज हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की। ओके, सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हम जो है सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या है। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि वो प्रोटीन्स जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करें, राइट। वो प्रोटीन्स जो कि पार्टिकुलर सब्सटेंसेस को, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करवाने में एक जो हमारी लिपिड बाइलेयर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी एक साइड से दूसरी साइड ले जाने में जो है हेल्प करे, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे वो प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं, अब इनकी थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक समझते हैं हम। सबसे पहले ये ट्रांस मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे। सेकंड पॉइंट, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उस बाइलेयर को जो है ये क्रॉस करेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद ये हमेशा मल्टी पास होंगे। सो ऑलवेज मल्टी पास। ठीक है, ये हमेशा जो है मल्टी पास कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। देन कौन कौन से होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स? कैरियर एंड चैनल। ओके, सो कैरियर एंड चैनल। कैरियर जो है वो एक्टिव एंड पैसिव दोनों टाइप की ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। चैनल जो है वो सिर्फ एक टाइप की ट्रांसपोर्ट, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है सिर्फ उसे करवा सकते हैं। ओके, अब आगे समझते हैं। और एक और पॉइंट अब यहाँ पर कि ये जो है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैरियर एंड चैनल प्रोटीन्स जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स का, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का ही जो है मेम्ब्रेन के वन साइड टू अनदर साइड जो है ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो मोस्टली स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा कि ये जो है मोस्टली स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। अब थोड़ा सा हम कैरियर और चैनल प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कैरियर एंड चैनल। ओके, सो कैरियर एंड चैनल दो टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इनके बारे में हम समझते हैं अब। सो कैरियर जो हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये यूनिपोर्टर भी हो सकते हैं, यूनिपोर्टर, राइट, एंड को ट्रांसपोर्टर भी हो सकते हैं, को ट्रांसपोर्टर। ओके, अब को ट्रांसपोर्टर में भी ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक सिम्पोर्टर और एक एंटीपोर्टर। अब इसका मतलब समझते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो है वो यूनिपोर्टर हो सकते हैं, मतलब ये एक सब्सटेंस को ही जो है एक बार में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ले जाने का काम करें। को ट्रांसपोर्टर यानी कि ये दो सब्सटेंसेस की जो है एक टाइम पर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करें। अब यहाँ पर इस सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर का मतलब, अगर वो दोनों सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे सिम्पोर्टर। ठीक है, अगर वो दोनों सब्सटेंस जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल जो सोडियम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है अंदर की तरफ मूव कर रहा है, और जो पोटेशियम है वो मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हमें एंटीपोर्ट जो है डायरेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसे हम को ट्रांसपोर्टर कहेंगे लेकिन एंटी पोर्टर कहेंगे। अब थोड़ा हम जो चैनल प्रोटीन्स हैं उनके बारे में समझते हैं। तो चैनल प्रोटीन्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, ये गेटेड हो सकते हैं एंड ओपन हो सकते हैं। ओपन को हम लीकी भी कहते हैं, लीकी। ठीक है, तो यानी कि इनकी जो ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग है उसके रेगुलेट करने के लिए गेट प्रेजेंट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो चैनल प्रोटीन्स हैं वो लीकी हो, ओपन हो। ठीक है, इनके अंदर रेगुलरली जो है जो सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। ठीक है, अब गेटेड कितने टाइप के हो सकते हैं? एक हो सकते हैं लिगैंड गेटेड,
ओके, लिगैंड गेटेड। ये फर्दर दो टाइप से हो सकते हैं कि लिगैंड क्या है, लिगैंड एक पार्टिकुलर सब्सटेंस है, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल है, जिसके बाइंड करने से जो गेट है वो ओपन या क्लोज हो। ठीक है, तो गेट को ओपन या क्लोज करने के लिए जब कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस, कोई पार्टिकुलर मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा, उसे हम कहते हैं लिगैंड गेटेड चैनल। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिगैंड गेटेड चैनल जो है ये फर्दर दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि जो बाइंडिंग साइट है जहां पर लिगैंड को बाइंड करना है, सो बाइंडिंग साइट एट नॉन साइटोसिलिक साइट। ठीक है, जो नॉन साइटोसिलिक लिफलेट है उसके ऊपर भी हो सकती है। और जो अनदर टाइप है आप समझ ही गए होंगे कि बाइंडिंग साइट एट साइटोसिलिक। ठीक है, साइटोसोलिक साइट। ओके, तो साइटोसोलिक लीफलेट के ऊपर भी इनकी बाइंडिंग साइट हो सकती है और नॉन साइटोसोलिक लीफलेट के ऊपर भी इनकी बाइंडिंग साइट हो सकती है। अब जो अनदर टाइप के थे वो कौन कौन है देन, मकैनोगेटेड। मकैनोगेटेड यानी कि जब कोई मैकेनिकल चेंज हमें देखने को मिले और उसकी वजह से गेट जो है वो ओपन या क्लोज हो। अनदर जो टाइप है वो कौन सी है, वो है वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड यानी कि इलेक्ट्रिकल कुछ फ्लक्चुएशन हो, वोल्टेज के अंदर कुछ चेंज हो और उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो गेट है वो ओपन या क्लोज हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि कैरियर प्रोटीन्स क्या है और चैनल प्रोटीन्स क्या है। ये मैं फिर से बता दूं कि जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये हमेशा पैसिव जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करेंगे। पैसिव यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। कैरियर जो है ये दोनों कर सकता है, एक्टिव भी कर सकता है और पैसिव भी कर सकता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं कैरियर और जो चैनल प्रोटीन्स हैं उनके बारे में। सो कैरियर और चैनल प्रोटीन्स जो हैं उनके बारे में जो कुछ और पॉइंट्स हैं उन्हें समझते हैं। अब जो चैनल प्रोटीन्स हैं वो जो हैं इतनी ज़्यादा स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं कि वो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल स्पीड से, कि कैरियर प्रोटीन्स के मुकाबले ये डबल स्पीड से जो है ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करवाते हैं 10⁷ टू 10⁸ मोलिक्यूल पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। ओके, और यहीं पर अगर हम कैरियर प्रोटीन्स की बात करें तो ये करवा सकते हैं अराउंड 10⁻³ टू 10⁻⁴ मोलिक्यूल पर सेकंड। ओके, तो ये जो है इतनी स्पीड से जो है ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से मोर स्पेसिफिक कौन है, तो वो कैरियर प्रोटीन्स है। ये मोर स्पेसिफिकली जो है सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। ये जो है लेस स्पेसिफिक होंगे, लेस स्पेसिफिक। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं और ये समझते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस कितनी जो लिपिड बाइलेयर है उसको कितनी स्पीड से कितनी टाइम के अंदर जो है वो पास कर सकते हैं सिर्फ लिपिड बाइलेयर को। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात करें, नॉन पोलर, और मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैं पहले बता चुका हूं लेकिन फिर से बता देता हूं कि जो लिपिड बाइलेयर होती है वो भी नॉन पोलर ही होती है। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर भी नॉन पोलर है और जो अब जिन सब्सटेंसेस को हम उसमें से पास करवा रहे हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन हम करवा रहे हैं, वो भी नॉन पोलर है। ठीक है, तो नॉन पोलर कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जैसे कि C6H6, तो ये कुछ जो है नॉन पोलर सब्सटेंसेस हो गए। तो इनकी जो डिफ्यूजन रेट है, इनका डिफ्यूजन रेट वो कितना होगा, अराउंड 1 लाख जो है मोलिक्यूल्स पर सेकंड। अराउंड 1 लाख मोलिक्यूल जो है वो पर सेकंड जो है लिपिड बाइलेयर को पास कर सकते हैं, अगर जो सब्सटेंसेस हैं, अगर जो मोलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर है। ओके, ये फर्स्ट हो गए। देन सेकंड, अगर सब्सटेंस जो है वो पोलर है लेकिन अनचार्ज है, पोलर है, अनचार्ज है और स्मॉल साइज का है। ठीक है, पोलर है, अनचार्ज है और स्मॉल साइज का है, तो जैसे कि यूरिया, जैसे कि वाटर, तो इनका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा अराउंड 10,000 मोलिक्यूल्स पर सेकंड। इनका जो डिफ्यूजन रेट होगा वो होगा 10,000 मोलिक्यूल्स पर सेकंड। ऐसे ही अब थर्ड पॉइंट पर अब चलें, तो जो मोलिक्यूल हैं वो पोलर हैं, अनचार्ज्ड हैं लेकिन लार्ज साइज के हैं। ठीक है, जैसे कि
ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा अराउंड 1000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। जो डिफ्यूजन रेट है वो होगी 1000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। ओके, ऐसे ही अगर आप आगे मूव करते हैं, देन पोलर हो मॉलिक्यूल और चार्ज हो, ठीक है, पोलर हो लेकिन चार्ज हो। अब स्मॉल और लार्ज की कोई बात नहीं है क्योंकि अब चार्ज आ चुका है पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी अराउंड 100 मॉलिक्यूल पर सेकंड के हिसाब से डिफ्यूजन रेट देखने को मिलती है। एंड लास्ट में अगर आयंस हो, आयंस जैसे कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन, तो इनका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो होता है अराउंड 10 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। अब आपको समझना ये है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई प्रोटीन हेल्प नहीं कर रहा है इनके डिफ्यूजन के लिए, ये डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर को जो है क्रॉस कर रही है। देखिए बायोलॉजिकल मीडियम में ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं कर रहा, राइट। तो बायोलॉजिकल मीडियम के अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो जो है वो हर टाइम पास कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनके लिए प्रोटीन्स ना भी प्रेजेंट हों उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, तो भी वो इतनी हाई स्पीड से, इतनी हाई डिफ्यूजन रेट से वो पास कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। लेकिन आयंस जो हैं, पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत है, क्योंकि अगर इनके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो इनका जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत कम है, हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, उस लॉ का नाम है फिक्स लॉ। फिक्स लॉ, फिक्स लॉ में इन्होंने क्या कहा, फिक्स लॉ में इन्होंने जे को कहा इन्होंने फ्लक्स। क्या कहा इसे? फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि कितनी रेट से जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, कितनी रेट से जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो जे इज इक्वल टू इन्होंने रखा माइनस डी। डी क्या था? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ओके, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। देन डेल्टा सी अपॉन में एल। डेल्टा सी को इन्होंने कहा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड एल इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां पर हमें अभी इस फॉर्मूला को ज़्यादा नहीं समझना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि जो डी है इसकी वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा कैसे होती है, क्योंकि अगर डी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज करेगी, अगर डी की वैल्यू कम होगी तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या करेगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो डी विल बी मोर, सो डी जो है वो कब ज़्यादा होगा, किन किन केसेस में ज़्यादा होगा? जब हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा हो, हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा हो। हाइड्रोफोबिसिटी क्योंकि जो लिपिड बाइलेयर है वो कैसी है? हाइड्रोफोबिक होती है, राइट। वहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए हाइड्रोफोबिक अगर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, डिफ्यूजन हो रहा हो, तो डिफ्यूजन जो रेट है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज करेगी। देन डी और कब ज़्यादा होगा? कि जब साइज जो है वो स्मॉल हो। अगर स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा कि जो डिफ्यूजन है वो और ज़्यादा स्पीड से होगा। एंड देन डिपेंड करता है शेप के ऊपर, कि अगर फॉर एग्जांपल आप समझिए कि रेक्टेंगुलर शेप है या ट्रायंगुलर शेप है और एक तरफ स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। तो डी किसके केस में ज़्यादा होगा? जब स्फेरिकल शेप जो है वो होगी मॉलिक्यूल की, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें समझने जरूरी थे। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ओके। सो पैसिव एंड यहां पर हम लिखते हैं एक्टिव। सो पहले पैसिव के पॉइंट्स कवर करते हैं कि पैसिव के क्या क्या पॉइंट्स हैं, पैसिव के अंदर किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए वो ये होगा कि ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, एनर्जी इंडिपेंडेंट, ठीक है। एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये हमें ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है। और यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? अलोंग द ग्रेडियंट, अलोंग द ग्रेडियंट। अब एक अलोंग द ग्रेडियंट को हम पैसिव में क्यों रखते हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट को हम एक्टिव में क्यों रखते हैं, आप समझने वाली बात है। देखिए अगर आपको इस एग्जांपल को समझना है तो आप ऐसे समझिए, एक नदी बह रही है,
एक रिवर जो है वो बह रही है, आपने उसके अंदर छलांग लगा दी और आपने सोचा कि हम तैरेंगे, ठीक है। अगर आप रिवर के फ्लो के साथ तैरते हो, उसी डायरेक्शन में तैरते हो, तो क्या होगा कि आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी, इनफैक्ट आपको ताकत लगानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फ्लो के साथ जा रहे हो, रिवर के फ्लो के साथ मूव कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपोजिट द फ्लो ऑफ रिवर अगर आप जो है स्विम करोगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर जो फ्लो है, अगर जो मोलिक्यूल का जो फ्लो है, अगर वो ग्रेडियंट के अलोंग मूव करेगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि वहां पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, वहां पर हमें नदी के बहाव से उल्टा जो है मोलिक्यूल को जो है मूव करना है, तो वहां पर अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, और उस बहाव को कंप्लीट करने के लिए, उस डायरेक्शन में तैरने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी क्यों नहीं लगती और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी क्यों लगती है। ओके, अब आगे समझते हैं। ये अलोंग द ग्रेडियंट है। अब यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये फर्दर टू टाइप्स का है। एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो है वो उसे करवाने के लिए किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। तो ये हम क्या कह सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के अगर हम पॉइंट लिखते हैं, सबसे पहला ही पॉइंट हमारा क्या होगा कि इट इज नॉट मीडिएटेड बाय प्रोटीन। ठीक है, सो नॉट मीडिएटेड बाय प्रोटीन। लेकिन अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसे करवाने के लिए जो है प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को करवाने के लिए। सो मीडिएटेड बाय प्रोटीन। ठीक है, तो इसे करवाने के लिए प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, वो थ्रू लिपिड बाइलेयर हो रहा है। ठीक है, सो थ्रू लिपिड बाइलेयर। ओके, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये लिपिड बाइलेयर के थ्रू नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन और जो चैनल प्रोटीन हमने समझे थे उनके थ्रू हो रही है मूवमेंट। ठीक है, सो थ्रू कैरियर और चैनल प्रोटीन। ठीक है, सो कैरियर और चैनल प्रोटीन जो हमने अभी समझे थे उसके थ्रू जो है यहाँ पर मूवमेंट हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ये जो है, जो सिंपल डिफ्यूजन है, ये नॉन सैचुरेबल है। कैसा है, नॉन सैचुरेबल है। और ये जो है, जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये कैसा होता है, ये होता है सैचुरेबल। ठीक है, तो ये सैचुरेबल होता है। अब ये नॉन सैचुरेबल और सैचुरेबल क्या है उसे समझते हैं। अब आप एक ग्राफ के थ्रू जो है इस पूरी जो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसे समझिए। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये सिंपल डिफ्यूजन के लिए ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इसके अंदर हमने जो ग्राफ है वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेल्टा सी के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेल्टा सी के बीच में। यहाँ पर जो मूवमेंट है, यहाँ पर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सेचुरेशन पॉइंट हमें इस ग्राफ में नहीं देखने को मिल रहा, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है वहाँ एक साइड से दूसरी साइड पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूव करते रहेंगे थ्रू लिपिड बाइलेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक हाइपरबोलिक जो है ग्राफ देखने को मिलता है। तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पर हमें सेचुरेशन देखने को मिल रहा है, और ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है वो समझने की बात है, ग्राफ में आप इतना दिमाग मत लगाएं। सैचुरेशन यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है प्रोटीन की मदद से हो रहा है, प्रोटीन मीडिएटेड है। तो एक टाइम पर प्रोटीन की जो एक्टिव साइट्स हैं वो इतनी फिल हो जाएंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट में अगर जो भी मोलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो एक टाइम पर क्या होगा कि प्रोटीन्स की जितनी भी एक्टिव साइट हैं वो सारी फिल हो जाएंगी, और उसे फिल होने की वजह से जो प्रोसेस है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, वो सेचुरेट कर जाएगी प्रोसेस। ठीक है,
जैसे ही वहाँ पर लेकिन हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पर लिपिड बायलेयर के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पर कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं हमें देखने को मिला। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के, और यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसे। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से हमें पता है एनर्जी डिपेंडेंट है, ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ओके, देन उसके बाद अगर बात करते हैं तो कौन इसको करवाएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मीडिएटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, किस टाइप का प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कौन से टाइप का, कैरियर प्रोटीन। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि चैनल प्रोटीन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करता, सिर्फ कैरियर प्रोटीन है जो कि पैसिव और एक्टिव दोनों टाइप की ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हमें इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी फर्दर दो टाइप देखने को मिलती हैं। एक होती है सेकेंडरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक होती है प्राइमरी, प्राइमरी एक्टिव, ठीक है। एक है सेकेंडरी एक्टिव और एक है प्राइमरी एक्टिव। अब इनके बारे में चीज़ें समझते हैं कि सेकेंडरी एक्टिव क्या है, प्राइमरी एक्टिव क्या है। तो पहले प्राइमरी एक्टिव की बात करेंगे। ये जो प्राइमरी एक्टिव है ये डायरेक्ट एनर्जी जो है उसे यूज करती है, ठीक है। तो यूज एनर्जी डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये इनडायरेक्टली जो है एनर्जी को यूज करता है। ओके, उसके बाद ये एनर्जी जो है डायरेक्टली यूज कर रहा है, तो किस फॉर्म में एनर्जी की, किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी को यूज कर सकता है और एटीपी की जो है यूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी एक्टिव की ही बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कैरियर प्रोटीन है वो यूनिपोर्टर भी हो सकता है और को ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है। सो कैरियर प्रोटीन ये जो है दोनों टाइप का हो सकता है। यूनिपोर्टर हमने समझ चुके हैं कि यूनिपोर्टर क्या है, और को ट्रांसपोर्टर भी ये हो सकता है। अब यहां पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इनडायरेक्टली एनर्जी को यूज करता है। कैसे करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की मदद से, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की फॉर्मेशन से जो है एनर्जी को यूज कर रहा है। और यहां पर जो कैरियर है वो सिर्फ और सिर्फ को ट्रांसपोर्टर हो सकता है, यूनिपोर्टर नहीं हो सकता। तो कैरियर प्रोटीन जो है यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ को ट्रांसपोर्टर हो सकता है। को ट्रांसपोर्टर दो टाइप का, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें समझनी जरूरी थी, ठीक है। अब एक बार समझते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ बातें हैं जो हमें समझनी जरूरी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए, अब सबसे पहले एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप समझिए यहाँ पर कोई कैरियर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। इसने क्या करा, यहाँ पर एटीपी से एडीपी का कन्वर्जन हुआ। ये एटीपी था, ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे दो प्रोटॉन्स जो हैं 2H पॉजिटिव जो है वो सेल के बाहर मूव कर गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर मूव कर गया। तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एनर्जी यूज हुई, यूनिपोर्टर हुआ है, सिर्फ एक जो मोलिक्यूल है वो बाहर चला गया, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन जो है, दो प्रोटॉन जो है वो बाहर चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक अनदर कैरियर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो 2H पॉजिटिव बाहर गए हैं ये यहां से वापस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो 2H पॉजिटिव आ गया, लेकिन इस 2H पॉजिटिव के वापस आने से ये जो ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हुई है, राइट, यहाँ पर एक ग्रेडियंट, एक साइकिल सी आपको दिख रही है। तो ये जो ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हुई है, इस ग्रेडियंट का फायदा उठाकर यहाँ पर जो लैक्टोज है उसने भी जो है यहाँ पर सेल में एंटर कर लिया इस कैरियर प्रोटीन से। तो
इस ट्रांसपोर्ट को, यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट को इस कैरियर प्रोटीन से जो हुआ, इसे हमने कहा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो इसे हमने कहा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर ये किसने करवाया? तो लैक्टोज परमिएज ने जो है यहाँ पर लैक्टोज की एंट्री करवाई। जो प्रोटोन यहाँ पर लूज करे थे वाया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वापस अंदर लाया गया, ग्रेडियंट की फॉर्मेशन की गई, ग्रेडियंट बना, तो इस ग्रेडियंट का फायदा उठाकर लैक्टोज भी जो है यहाँ से अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये सिर्फ को ट्रांसपोर्टर हो सकता है। उसका रीजन यही है कि ग्रेडियंट की फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर को ट्रांसपोर्टर ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ अंदर से कुछ और बाहर मूव कर जाए और दो प्रोटोन है ये अंदर आ जाए। ठीक है, तो वो एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर का पार्ट अलग हो जाएगा। ओके, तो अब आपने समझ लिया कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है डिटेल में। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं, उन ट्रांसपोर्ट एटीपीएस की जो है हमें 4 फैमिलीज देखने को मिलती हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा होगा पी टाइप एटीपीएस फैमिली, राइट, वी टाइप, एफ टाइप, एबीसी ट्रांसपोर्ट एटीपीएस फैमिली। तो उनके बारे में हमें समझना है कि वो कौन कौन सी फैमिलीज होती हैं। तो सबसे पहली ट्रांसपोर्ट एटीपीएस फैमिली कौन सी है? पी टाइप। पी टाइप एटीपीएस, ठीक है, पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस या फिर पी टाइप एटीपीएस एक ही बात है। इसे समझते हैं, इसके क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस है, ये किस किस मोलिक्यूल के जो है, किन किन आयंस के जो है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये कैल्शियम आयंस के, ठीक है, सोडियम आयन के, पोटेशियम आयन के और प्रोटॉन्स के, H पॉजिटिव आयंस के जो है ये ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है? एटीपीएस है तो एटीपी डिपेंडेंट है। ठीक है, एटीपी डिपेंडेंट है, एनर्जी को यूज करता है, कैल्शियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, प्रोटॉन्स का जो है ये ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये एक और काम करता है कि जो सेल है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज को जो है ये क्या करता है? क्रिएट करता है, जनरेट करता है। सो इट क्रिएट्स, सेल के अंदर अगर ये जो है प्रेजेंट है तो इट क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज इन दी सेल। अब नेगेटिव चार्ज कैसे करता है? तो आप एग्जांपल समझिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, जी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कैसे काम करता है? तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अपना पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस है। इसने यहाँ पर क्या करा? यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो अंदर से 3 सोडियम के जो आयंस हैं वो यहाँ पर अब मूव करेंगे। ठीक है, और उन्हें बाहर लेके जाया जाएगा बाय यूजिंग एटीपी। सो एटीपी जो है उसे कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पर ये पी टाइप एटीपीएस काम करेगा। और यहाँ पर रिलीज किसका होगा? यहाँ पर रिलीज होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। यहाँ पर जो रिलीज होगा वो होगा पीआई का, पीआई यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। ठीक है, जब ये 3 सोडियम आयन अब बाहर मूव कर गए, ठीक है, तो एक समझने वाली प्रॉपर्टी जो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की वो ये होती है कि जब ये पीआई, जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस कैरियर प्रोटीन को छोड़ देगा, इस कैरियर प्रोटीन से दूर हो जाएगा, तब यहाँ पर 2 पोटेशियम जो हैं, 2 पोटेशियम आयंस जो हैं उन्हें अंदर एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का क्या काम होता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या काम करता है सेल में? तो 3 सोडियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, 2 पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। 3:2 का जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 3 सोडियम बाहर मूव करते हैं, 2 पोटेशियम अंदर मूव करते हैं। तो आप समझिए दोनों के ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज है। अब सोडियम बाहर ज़्यादा गया और 3 सोडियम बाहर चले गए और 2 पोटेशियम अंदर आ गए, तो अंदर तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो गया ना, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट करने के लिए सेल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस सबसे बेस्ट एग्जांपल है पी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस का। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, सेकंड टाइप के जो ट्रांसपोर्ट एटीपीएस है उनकी बात करते हैं। सेकंड टाइप के ट्रांसपोर्ट एटीपीएस है एफ टाइप। एफ टाइप ट्रांसपोर्ट
एटीपीएस। एफ टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस क्या कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड। एफ टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस क्या कर रहे हैं, एफ टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस जो है वो प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, कैरियर ट्रांसपोर्ट एटीपीएस है। एटीपीएस है तो एटीपी डिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज़ें हम दोबारा दोबारा नहीं लिखते। एटीपी डिपेंडेंट है, कैरियर प्रोटीन होगा। ठीक है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है और किसका करवा रहा है, एच पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, प्रोटॉन्स का जो है ट्रांसपोर्ट बेसिकली करवाता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर अलोंग द ग्रेडियंट, ये अलोंग द ग्रेडियंट अगर यहां पर प्रोटॉन की मूवमेंट करवाएगा, एच पॉजिटिव आयन की मूवमेंट करवाएगा, तो ये एडीपी प्लस पीआई करके एटीपी की फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, और अगर ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहां पर अगर जो एच पॉजिटिव आयन है वो मूव करेंगे तो ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करवाएगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट था एफ टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस के लिए। आपने सुना होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है या फिर थाइलोकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, वहां पर एफ नोट एफ वन जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो यही है, वो एफ टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस ही हैं, जो कि एटीपी की फॉर्मेशन करवाने के लिए और एटीपी का हाइड्रोलिसिस दोनों करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर लॉन्ग द ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है तो एटीपी फॉर्मेशन करवा देंगे क्योंकि वो इनके लिए बेनिफिशियल है। अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट है तो एनर्जी यूज करनी पड़ रही है, इसके लिए एटीपी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप है उसको समझ लेते हैं। थर्ड टाइप कौन सी है, थर्ड टाइप है वी टाइप। वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस। अब वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस कैसे काम करता है, वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस जो है वो भी एच पॉजिटिव आयंस की ही ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करवाएगा। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलिसिस ही करवाएगा, यहाँ पर ये एटीपी की फॉर्मेशन नहीं करवाएगा अगर अलोंग द ग्रेडियंट है। ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इनका मेन पॉइंट क्या है कि वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन पे। ठीक है, लाइसोसोम्स पर, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स, तो ये ऐसी जगहों पर, ऐसी मेम्ब्रेन्स पर जो है प्रेजेंट होता है। और ऐसी जगहों पर क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो है इसे क्या करना होता है, जो पीएच है, एसिडिक पीएच है, उसे मेंटेन रखना होता है। तो एसिडिक पीएच तब मेंटेन रहेगी जब वहाँ पर प्रोटोन जो है, एच प्लस आयंस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लिया हमने कि वैक्यूल, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स ऐसी जगह पर जो है वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीज मिलेंगे। ये जो नाम है इसका वी टाइप, तो वी टाइप का जो वी है ये वैक्यूल से मिला है। ठीक है, वी फॉर वैक्यूल, वी फॉर वी टाइप ट्रांसपोर्ट एटीपीएस। ओके, और ये क्या कर रहा है, लाइसोसोम्स के अंदर, एंडोसोम्स के अंदर जो है कम पीएच को मेंटेन करके रखने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं लास्ट फैमिली की, फोर्थ फैमिली की। लास्ट फोर्थ फैमिली कौन सी है, एबीसी ट्रांसपोर्ट एटीपीएस। ठीक है, तो पहले हम इसके एक एग्जाम्पल से, पहले हम थोड़े से पॉइंट समझते हैं इसके बारे में, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होगा और सेल ऑर्गेनेल की जो मेम्ब्रेन है उनमें भी हो सकता है, उनमें भी प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि इसकी मोर देन 100 आइसोफॉर्म्स हैं, इसकी मोर देन 100 जो है आइसोफॉर्म्स होती हैं। ओके, अब आगे समझते हैं। ये कैरियर होता है, कैरियर प्रोटीन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर चैनल प्रोटीन भी जो है इसे देखा गया है। अगर देखिए 100 प्लस आइसोफॉर्म्स हैं तो इसको जो है चैनल प्रोटीन्स की तरह भी ये काम करता है कहीं जगह पर। ओके, अब जो एबीसी ट्रांसपोर्ट एटीपीएस जो फैमिली है ये, इसके अंदर हमें दो टाइप के ट्रांसपोर्ट एटीपीएस देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलते हैं फुल ट्रांसपोर्टर, फुल ट्रांसपोर्टर, और एक हमें देखने को मिलते हैं हाफ ट्रांसपोर्टर, फुल ट्रांसपोर्टर एंड हाफ ट्रांसपोर्टर। अब हम एक एग्जाम्पल से जो है इसका काम करने के तरीके को हम समझते हैं, और एग्जाम्पल हम लेंगे CFTR का। किसका लेंगे, CFTR।
अब CFTR क्या करता है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये चैनल की तरह एक्ट करता है, अभी मैंने बताया था ना कि चैनल की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर ये एक्ट एज चैनल, ठीक है, चैनल की तरह एक्ट करेगा। तो जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस है वो ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं चाहिए, यहाँ पर एटीपी हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर होगी ताकि चैनल का जो गेट है उसे क्लोज किया जा सके, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, लेकिन गेट को क्लोज करने के लिए यहाँ पर जो है एटीपी की जरूरत होगी। मूवमेंट कैसी होगी, अलोंग द ग्रेडियंट, मूवमेंट होगी यहाँ पर अलोंग द ग्रेडियंट। और ये किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, Cl नेगेटिव। अब मैंने जैसे कि बताया कि इसकी एटीपी हाइड्रोलिसिस कब करेगा, तो एटीपी हाइड्रोलिसिस एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ चैनल, ठीक है। तो चैनल को क्लोज करने के टाइम पर जो है यहाँ पर एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी जो है एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ओके। अब हमें समझना है कि काम कैसे करता है। सो एटीपी जो है, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये रेड कलर से हम मेम्ब्रेन बना देते हैं, ठीक है। तो रेड कलर की क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ओके। अब आगे देखिए आप, यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर NBD प्रेजेंट है, ये क्या है, NBD1, ठीक है। यहाँ पर बीच में कहीं पर क्या प्रेजेंट है, R डोमेन, ये है R डोमेन। देन यहाँ पर फिर से जो है NBD लास्ट में प्रेजेंट है, NBD2, ठीक है। तो NBD क्या है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। और इस एक स्ट्रक्चर और इस अनदर स्ट्रक्चर को, इसको हमने क्या कहा, TMD1 और TMD2, इसको हमने कहा TMD1, इसे हमने कहा TMD, ठीक है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 1, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 2। अब यहां पर एक काम कैसे करता है, तो एटीपी जो है, एटीपी बाइंड्स ऑन एनबीडी। सो ये एटीपी जो है वो एनबीडी से बाइंड करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आर डोमेन इज फोस्फोराइलेटेड, आर डोमेन इज फोस्फोराइलेटेड। समझिए आप यहाँ पर एटीपी जो है वो एनबीडी से बाइंड करा, एटीपी जब बाइंड करा तो उसने एक फोस्फेट को जो है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही तो होता है एटीपी, तो एक फोस्फेट को जो है लूज करा, वो फोस्फेट जो है आर डोमेन से बाइंड करा और उसको फोस्फोराइलेट कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि चैनल जो है वो ओपन हो गया, चैनल ओपन्स, चैनल जो है वो भी यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, अभी यहाँ पर एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हुआ नहीं है, जहाँ पर जब चैनल ओपन होने के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एटीपी है उसकी हाइड्रोलिसिस तब होगी जब जो चैनल है उसे क्लोज करना होगा। तो यानी कि एटीपी बाइंड हुआ एनबीडी से, आर डोमेन फोस्फोराइलेट हो गया, चैनल ओपन हो गया। अब चैनल क्लोज करने के लिए जो प्रोसेस होगी वो हमारे काम की है। यहाँ पर अब एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, जहां पर आर डोमेन जो है उसका डीफोस्फोराइलेशन हुआ, आर डोमेन इज डीफोस्फोराइलेटेड। अब ये डीफोस्फोराइलेटेड हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा जो चैनल था वो क्लोज हो गया, सो चैनल क्लोजिंग, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस यहाँ पर क्यों हुई है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई है चैनल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो एबीसी ट्रांसपोर्ट एटीपीएस जो है वो काम करते हैं। एक अनदर एग्जांपल है एबीसी ट्रांसपोर्ट एटीपीएस फैमिली की, उसका नाम है MDR1, उस एग्जांपल का नाम है MDR1 प्रोटीन, ठीक है। तो MDR जो है ये है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस
प्रोटीन। ओके, तो यह है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि जो सेल है उसे ड्रग से बचाने का ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेल के अंदर जो अगर कोई ड्रग आ जाएगा, ठीक है, तो उसे जो है ये बाहर मूव करने का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर मूव करने का ये काम करता है MDR1 प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने कंप्लीटली समझ लिया है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। अब हम जो है कैरियर प्रोटीन और जो चैनल प्रोटीन है उनके जो दो एग्जाम्पल हैं, जो दो मेन एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझेंगे लास्ट में। ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है वीडियो का, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझते रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं कैरियर की, और कैरियर के एग्जाम्पल किसकी? ग्लूट की। ठीक है, ग्लूट की अब हम बात करेंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की। तो ये ग्लूट जो है, नाम से पता लग रहा है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पॉइंट्स लिखते हैं। कैरियर है, यूनिपोर्टर है। ठीक है, को ट्रांसपोर्टर नहीं है, यूनिपोर्टर है, कैरियर है। उसके बाद में किस किस का ट्रांसपोर्ट करवाता है? ग्लूकोज का करवाता है, फ्रक्टोज का भी करवाता है, मैनोज का भी करवाता है, गैलेक्टोज का भी ट्रांसपोर्ट ये करवाता है। ठीक है, उसके बाद ये कैरियर जो है वो पैसिव और एक्टिव दोनों करवा सकता है। तो यहाँ पर जो ग्लूट है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन एक केस के अंदर बाई डायरेक्शनल भी होता है। सिर्फ एक केस के अंदर ये बाई डायरेक्शनल भी होता है। इसकी जो है 14 आइसोटोप्स हैं, आइसोटाइप्स हैं, सॉरी 14 आइसोटाइप्स हैं इसकी इन ह्यूमंस के अंदर 14 टाइप के जो है हमें ग्लूट जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टिश्यू स्पेसिफिक जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, टिश्यू स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब टिश्यू स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो वो कौन सा बाई डायरेक्शनल ग्लूट है? तो वो है ग्लूट 2। ठीक है, ग्लूट 2 जो है वो ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए भी और सेल से बाहर ले जाने के लिए भी, मेम्ब्रेन से बाहर उस तरफ लेके जाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों टाइप की डायरेक्शन का काम कर सकता है। ठीक है, अगर आरबीसी के अंदर हम बात करें, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर हमें देखने को मिलता है ग्लूट 1। टिश्यू स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए अलग जगह अलग जो है ग्लूट प्रेजेंट होता है। अगर हिपैटोसाइट्स की बात करें, हिपैटोसाइट्स यानी कि लीवर सेल्स, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्लूट 2। और ग्लूट 2 कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये ग्लूट 2 जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ऐसे ही ग्लूट 4 भी होता है जो वेसिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेसिकल फॉर्म में जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जब इंसुलिन आता है या फिर जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूट 4 जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है और ग्लूकोज का जो है ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अदरवाइज सेल के अंदर ही वेसिकल फॉर्म में इनसाइड जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो ग्लूट है वो मल्टीपास होता है, मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। काफ़ी बार जो है मल्टीपास होता है, तो काफ़ी बार जो है जो मेम्ब्रेन है उसे पास करता है। कितनी बार? 12 पास। तो 12 टाइम्स जो है मेम्ब्रेन को पास करता है ग्लूट। जो जीपीसीआर हमने पढ़ा था वो 7 टाइम्स पास करता था, ये ग्लूट जो है वो 12 टाइम्स जो है ये मेम्ब्रेन को पास करता है। तो ये चीज़ें थी हमने समझनी थी ग्लूट के बारे में। अब जल्दी से चैनल प्रोटीन जो था, एक चैनल प्रोटीन का भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चैनल प्रोटीन कौन था? किसकी बात करें हम यहाँ पर? तो हम बात करेंगे एक्वापोरिन की। एक्वापोरिन तो चैनल है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्वापोरिन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ये नॉन आयनिक चैनल है। कैसा है? नॉन आयन चैनल। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। नॉन आयनिक चैनल है। उसके बाद ये किस किस का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करवाएगा? तो ये करवाएगा वाटर का, ग्लिसरॉल का, ठीक है, अमोनिया का एंड CO2 का। ठीक है, इन चीज़ों का ये जो ट्रांसपोर्ट है वो करवा सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उसके बाद ये कैसा होगा? ये गेटेड भी होगा। चैनल है तो देखिए गेटेड भी है और नॉन गेटेड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ठीक है, गेटेड होगा तो उस गेटेड को ओपन या क्लोज या फिर उसकी ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट किस बेसिस पर किया जाएगा? तो पीएच के बेसिस पर, देन कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पर, देन फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन पे। ठीक है, फोस्फोराइलेशन
एंड डीफॉस्फोराइलेशन पर। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो है इसे रेगुलेट किया जा सकता है। इसकी अराउंड 10 आइसोफॉर्म्स जो हैं वो ह्यूमंस में देखने को मिलती हैं। कितनी? 10। तो इसकी 10 आइसोफॉर्म्स, और सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि मैमल्स में देखने को मिलती हैं। तो 10 आइसोफॉर्म्स किस में देखने को मिल रही हैं? मैमल्स के अंदर। ओके, मैमल्स के अंदर 10 आइसोफॉर्म देखने को मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टडीड कौन सा है? तो वो है एक्वापोरिन 1। एक्वापोरिन 1 जो है वो मोस्ट स्टडीड जो है एक्वापोरिन है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं एक्वापोरिन के। एक्वापोरिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? ये होमोटेट्रामर होता है। होमोटेट्रामर, ठीक है, होमोटेट्रामर होता है, यानी कि 4 सब यूनिट होती हैं जो कि सिमिलर टाइप की होती हैं। होमोटेट्रामर होता है, ठीक है। अब हर एक सब यूनिट जो है, ईच सब यूनिट कैसी होती है इसकी? तो ईच सब यूनिट जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, 6 टाइम पास करती है। ठीक है, 6 टाइम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करती है। उसके बाद में जो इसके एन टर्मिनल और सी टर्मिनल वो दोनों ही जो हैं वो साइटोसोलिक साइड में है। ग्लूट के भी जो एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल हैं वो दोनों जो है साइटोसोलिक साइड में है। इसके भी जो एन एंड सी टर्मिनल है बोथ साइटोसोलिक है। दोनों ही कैसे हैं? साइटोसोलिक होते हैं। ओके, उसके बाद हर जो सब यूनिट है वो इंडिपेंडेंटली जो है ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म कर सकती है। होमोटेट्रामर है लेकिन हर सब यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकती है वाटर का, या फिर जो भी जिस भी ग्लिसरॉल का, या फिर जिस भी सब्सटेंस का ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक्वापोरिन। ठीक है, अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, अब जैसे कि मैंने बताया कि 6 टाइम पास होते हैं। तो ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए ये एक्वापोरिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कितने टाइम पास कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम पास कर रहा है। इस तरीके से ये 6 टाइम पास कर रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है NPA मोटिफ। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? NPA मोटिफ। और ये NPA मोटिफ, NPA जो नाम है वो कहाँ से है? एस्पार्जिनिन। एस्पार्जिनिन जो एमिनो एसिड है, प्रोलीन एंड एलेनिन। ठीक है, ये 3 जो अमीनो एसिड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो रेगुलेट करती है इसकी वर्किंग को। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट था यहाँ पर। एक्वापोरिन 2 जो है वो भी ग्लूट 4 की तरह होता है, वेसिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ADH प्रेजेंट होता है, ADH की प्रेजेंस में क्या करता है ये? ADH की जो प्रेजेंस होगी, ADH जब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर जो एक्वापोरिन है वो मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा और अपना काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ADH की प्रेजेंस कम है तो यहाँ पर क्या होगा? ये अंदर वेसिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब एक बात जो है वो रह गई है, और वो बात क्या है कि जो हमने बात करी सोडियम पोटाशियम ATPase की। सोडियम पोटाशियम ATPase जो है उसके बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं जो कि रह गई है यहाँ पर। सोडियम पोटाशियम ATPase, आई डोंट नो, मैंने उसे आई थिंक मैंने उसे P टाइप ट्रांसपोर्ट में रखा है। ओके, सो सोडियम पोटेशियम ATPase जो है उसकी 2 सब यूनिट जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये भी जो है कैसा होता है? हेटेरोडाइमर होता है। सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है, ये कैसा है? हेटेरोडाइमर है। हेटेरोडाइमर होता है। ठीक है, इसकी 2 जो है सब यूनिट्स होती हैं। 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा। अल्फा सब यूनिट में क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा सब यूनिट जो है ये मल्टीपास होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मल्टीपास होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये 10 पास की जो है हमें यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलती है। तो ग्लूट ने कितने टाइम पास करा था? 12 टाइम्स। ठीक है, GPCR ने 7 टाइम्स किया था। एक्वापोरिन की एक सब यूनिट 6 बार करती है। सोडियम पोटेशियम ATPase की अल्फा सब यूनिट जो है वो 10 बार जो है मेम्ब्रेन को पास करती है। दोनों ही जो इसकी N एंड C हैं वो साइटोसोलिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी है कि जो सोडियम पोटेशियम ATPase है, इसकी दोनों ही सोडियम पोटेशियम ATPase में भी, ग्लूट के अंदर भी, एक्वापोरिन के अंदर भी जो N एंड C टर्मिनल है वो दोनों ही जो है साइटोसोलिक होते हैं। उसके बाद ये जो है ATPase एक्टिविटी को शो करता है।
एटीपी एज एक्टिविटी को शो करता है। एटीपी एज एक्टिविटी यानी कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस करवाने की जो एक्टिविटी है वो अल्फा सब यूनिट परफॉर्म करती है। तो जब सारा ही काम अल्फा सब यूनिट कर रही है तो बीटा सब यूनिट का क्या काम है? बीटा सब यूनिट जो है ये सिंगल पास है, मतलब एक टाइम जो है एक ही बार जो है पास कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन के साथ जो है कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है बीटा सब यूनिट के अंदर। और ये जो है वर्क कैसे कर रही है? चैपरोन की तरह। ठीक है, सो ये वर्क एज चैपरोन। ठीक है, तो ये वर्क एज चैपरोन क्यों कर रही है? वर्क एज चैपरोन कर रही है। वर्क एज चैपरोन का मतलब क्या है? चैपरोन जो है वो प्रोटीन की फोल्डिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ताकि प्रोटीन जो है वो करेक्ट फोल्डिंग कर सके, उसके लिए जो है चैपरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज में जो है आप इन पॉइंट्स को ऐड कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।